हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। हम लोगों ने हम लोग इतिहास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसको पढ़ा है, समझा है। और उससे उसमें जो छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं, यही एक तरीका होता है इतिहास को पढ़ने का, कि जो छोटे-छोटे उसमें क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से, बिल्कुल बच्चों वाले, वो आपके क्या है, आपके दिमाग को धीरे-धीरे वो चीजें जो है, क्वेश्चन जो है आपके दिमाग को डेवलप करते चले जाते हैं और आपको इतिहास की समझ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती चली जाती है। आपके इतिहास में समझ जो है बहुत अच्छी बढ़ती चली जाती है। तो हमें इसी तरीके से पढ़ते हुए चलना है और आपको ध्यान से इस चीज को सुनना है और गौर करना है। और जो मैं चीजें बताऊं, पॉइंट जो नोट करने वाले होते हैं वो मैं बोल देता हूँ, वो आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में अलग से। ठीक। और दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पहले से ही नोट करते चलेंगे इस चीज को लेके। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छे से इतिहास की तैयारी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से। तो आज हम लोग अपना अध्याय 5 पढ़ेंगे। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। यानी कि हम लोगों को अब कौन सा चैप्टर करना है? 5वां चैप्टर हम लोगों को आज करना है, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है, चुनाव का दिन। देखिए, जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। तो संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, मतलब वोट डालने को लेके उसके जो नाना नानी थे वो इतने उत्साहित क्यों थे, ये वह जानना चाहता था। तो फिर उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अपने शासकों का, यानी कि जो हमारे ऊपर शासन करेंगे उनका चुनाव करने जा रहे हैं हम लोग। ये उसके नाना जी ने उसको जल्दी से समझा दिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक। तो ये चीज हम लोग को जानने को मिलेगी, कुछ लोग शासक कैसे बने, बिल्कुल बेसिक से। तो समझते हैं इस चीज को। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि यज्ञ का आयोजन किया जा करते थे और जो है उससे फिर राजा बन जाते थे। जैसे कि देखें, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उस घोड़े को किसी ने भी रोक दिया चलने से, जो भी वहां घोड़ा उसने छोड़ा है, तो उसको जो है लड़ाई करनी पड़ेगी उससे जिसने यज्ञ करवाया है, जिसने घोड़ा छोड़ा है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। ये देखिए, इस प्रकार से जो है अपने आप को शक्तिशाली ये लोग बनाते थे कि अगर दम है तो घोड़े को रोको, हमसे युद्ध युद्ध लड़ो। अगर नहीं दम है तो घोड़े को जाने दो और तुम हमारी शरण में आ जाओ अपने आप। ठीक। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, कुछ उपहार कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। मतलब जिसने भाई अश्वमेध यज्ञ किया है और घोड़ा छोड़ा है, जो खुली चेतावनी एक प्रकार से दे रहा है कि आ जाओ हमसे लड़ लो, तो वह शक्तिशाली तो माना ही जाएगा। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है। उसके बाद हम देखें, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का
गान करता था, यानी कि जो वह उसका साथ सारथी था, उसका सहचर था, उसका साथ चलने वाला था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों की को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब जो भी राजा आजा आए थे, बाकी एक्स्ट्रा, उनको सिर्फ यज्ञ की प्रक्रिया को बस देखना है बैठ के, और कुछ नहीं करना है। ठीक, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी कि वैश्य जो थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, वैश्य जो थे आमतौर पर एक व्यापारी लोग होते थे वैश्य। ठीक, तो जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, जो पुरोहित लोग थे वह उनको वैश्यों को शूद्र मानते थे। ठीक, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि वैश्यों को भी कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि शूद्र को जो है एक बिल्कुल बिल्कुल निचले चरण का माना जाता था, कि बिल्कुल जिसको जिसको एक अछूत कहते थे, तो वह थे शूद्र। तो जो पुरोहित वर्ग था, वह जो वैश्यों को भी शूद्र ही मानता था। उसके बाद देखें, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे, ये आपको अपने हिसाब से सोचना है बस। उसके बाद देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? ठीक, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र, हमारा जो गंगा यमुना क्षेत्र है, जैसे कि हो गया हमारा उत्तराखंड हो गया, और जो हमारा हो गया दिल्ली का क्षेत्र, जहाँ से यमुना निकलती, यमुना बहती हुई आती है, और हमारा ये उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र, ये हमारा हो गया गंगा यमुना क्षेत्र हो गया। यही और कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे गए कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, तो ये सब कौन है? उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उसके बाद यानी कि एक होता ऋग्वैदिक पीरियड हो गया, एक हमारा उत्तर वैदिक पीरियड हो गया। ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक पीरियड में बाकी अन्य जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। उसके बाद अगर हम देखें, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। उसके बाद हम लोग देखें, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। किसने 4 वर्गों में विभाजित किया? पुरोहितों ने। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको पॉइंट याद रखना है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिससे वर्ण कहते हैं। ठीक, यानी कि वर्ण जो है, जो उस समय के पुरोहित लोग थे, जो क्या कहते हैं, एक प्रकार से पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह कराते थे। ठीक है, और जो ऊंचे वर्ग में या फिर धनवान एक प्रकार से थे बहुत, तो उन लोगों ने इसको, जो पुरोहितों ने जो है 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, और जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, यानी कि जो वर्ण का उन लोगों ने विभाजन किया वह कार्य के आधार पर किया था। ठीक, तो पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ठीक, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। उसके बाद दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। उसके बाद देखें, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार, दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि क्षत्रिय को भी अधिकार था यज्ञ का, और वैश्य को भी था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक है,
इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, यानी कि जो औरतें हैं, यानी कि फिर वो किसी भी वर्ण की औरत हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो या शूद्र की हो, उस औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी कि महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं करना है, ना उनको पढ़ना है, ना सुनना है, कुछ नहीं। ठीक, इसके आगे हम लोग देखें, यहाँ से आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यानी कि यहाँ से जो है वर्ण का जो हमारा निर्धारण है वह जन्म के आधार पर होने लगा, मतलब कि जिसका अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, इस प्रकार से। ठीक, तो उदाहरण तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण, और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। तो ये जो अपवित्र और छुआछूत की जो कहानी है वो वह हम लोगों को यहाँ से समझ में आ जाती है। ठीक, उसके बाद देखें, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक, उसके बाद कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो जो नीचे तबके में है तो उसकी तो हालत फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल उसको जो है मुख्य धारा से अलग हो गया, उसको जो है स्पर्श करना, उसको एक प्रकार से अपवित्र माना जाना, और ना ही उसको वेदों का वो अध्ययन करना है, ना कुछ। तो उस हिसाब से उनकी स्थिति तो बहुत बुरी खराब होती चली जाती, ये यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। उसके बाद जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर मतलब जो हमारा ये एरिया है इधर का, पश्चिम बंगाल का एरिया और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो पूर्वोत्तर एरिया है, तो जैसे क्षेत्र कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था इस क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ये आपको सोचना है इस चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखें जनपद। अब यहाँ पता चलेगा जनपद क्या होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। हम लोग देख लेते हैं पृष्ठ 49 को। ये देखिए 49, ये देखिए जी जितने भी दिखाए गए हैं, वैशाली, मगध, हम लोग का जो बिहार का एरिया है, हस्तिनापुर, ये एरिया हम लोग का है यूपी का। उसके बाद कुरु, ये दिल्ली का हरियाणा का क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग देखें उज्जैन, एक ये तक्षशिला। ठीक है, ये सब जो है क्या है, ये जनपद है ये। ठीक, और यही है क्या, महाजनपद। अब देखते हैं, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा, एटा कहाँ है, यूपी में, और अतरंजी खेड़ा से अगर हमें याद हो तो यहाँ से हम लोगों को लोहा की सबसे पहले प्राप्ति अतरंजी खेड़ा से ही हुई है 1000 ईस्वी में, 1000 ईसा पूर्व में। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखें, ये देखिए ये चित्र किस चीज का है, चित्रित दूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां भी मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के
सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यह एक पात्र है। ठीक, उसके बाद देखें, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ठीक, ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखें महाजनपद। करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर अभी हम लोगों ने जो देखे वो वह सब क्या है, महाजनपद ही हैं। ठीक, जैसे कुरु महाजनपद मगध है, ठीक है, और तक्षशिला ये सब। ठीक, तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। मतलब एक जो है उसको पैक कर दिया जाता था, दीवारें वगैरह बना के उसको, बिल्कुल। ठीक, इसके आगे देखें, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और क्या कहते हैं, समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। मतलब स्त्री पुरुष और जो बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत ज्यादा ही मेहनत करी होगी इस चीज को बनाने के लिए। उसके बाद अब राजा सेना रखने लगे थे। किलेबंदी कर ली, किलेबंदी के अलावा सेना रखने लगे ताकि सुरक्षा हो सके हमारी। उसके बाद सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो कि पृष्ठ 84 पर चित्र देखेंगे हम लोग, ठीक है, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, दो अंतर बताओ, ये आप लोगों को करना है। ठीक, ये देखिए, कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये कहाँ मिला है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये देखिए इस प्रकार से। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, कर यानी कि टैक्स। ठीक, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ठीक, संसाधनों की आवश्यकता होगी क्योंकि भाई वो राजा विशाल किले बनवा रहे हैं और बड़ी सेना रख रहे हैं, तो उन्हें संसाधन भी तो चाहिए ना। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। यानी कि अब उनको अपना जो है राजकोष बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है वेतन वगैरह देने के लिए, तो उनमें जो है वह कर वसूलने लगे, यानी कि टैक्स भी लगाने लगे चीजों में। अभी हम लोग देखते हैं, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, भाग किसे कहते थे। ठीक, 1/6वां हिस्सा कर के रूप में जो निर्धारित किया गया था वही क्या कहलाता था, भाग कहलाता था। उसके बाद कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद पशुपालकों को जानवरों
या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक, यानी कि व्यापारी जो है सामान कोई अगर खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, बेचेंगे तो भी टैक्स देंगे। ठीक, उसके बाद आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो भी हमारे आखेटक यानी कि जो शिकारी थे और जो जंगल के संसाधन वगैरह जो इकट्ठा करते थे, संग्राहक थे, तो उन्हें जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी वह कुछ उन जो है देनी पड़ती थी। उसके बाद देखें आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, ये आपको अब सोचना है। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या चेंजमेंट हुए हमारे, ठीक, इस चीज को हम लोग समझते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ठीक, हल के जो फाल होते हैं वह क्या करने होने लगे, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोहा मजबूत होता है लकड़ी से, तो आसानी से उसको जोता जा सका। ठीक, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। ठीक, धान के पौधों का रोपण शुरू किया अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। ठीक, जो कि आज हम लोग देखते हैं। उसके बाद अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। अब जो है खाना पीना जो है अच्छे से उनको मिलने लगा, बढ़ने लगा। तो आपको लगता है कि इस समय जनसंख्या बढ़ी होगी, जाहिर सी बात है जनसंख्या में भी परिवर्तन आएगा और बढ़ोतरी होगी। ठीक, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार करते थे। ठीक, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे, ये आपको लिखना है आंसर राइटिंग के तौर पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें सूक्ष्म निरीक्षण किसका, मगध। मगध क्या है, महाजनपद है, अभी हम लोगों ने देखा था 49 पेज नंबर पे। मगध महाजनपद क्या है, जो हमारा जो बिहार का जो क्षेत्र है वह मगध ही कहलाता था। बिहार, थोड़ा उत्तर प्रदेश, ठीक, ये सारे मगध कहलाता था पूरा एरिया। ठीक, उसके बाद मगध हम लोगों ने ढूंढ लिया था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। एक यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो नदियां थी ये यातायात को, जल वितरण को और जमीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ही क्या थी, महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब जंगलों से जो है हाथियों को पकड़ के सेना में शामिल करने लगे ये लोग। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। लौह अयस्क की खदानें हैं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। उसके बाद मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार, ये आपको ध्यान रखना, बिंबिसार और अजात शत्रु, यानी कि अजात शत्रु। ठीक, हिंदी में अगर देखें तो अजात शत्रु का क्या मतलब होता है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। कौन, बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। महापद्मनंद, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। ठीक है, बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक जो राजगीर है वह राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो मगध की राजधानी कौन बनी रही भैया, राजगृह बनी रही, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज के समय में जो पटना है वही क्या था, पाटलिपुत्र था। तो वह क्या था, उसको राजधानी बनाया गया बाद में पाटलिपुत्र को। उसके बाद 2300 साल से भी पहले की बात है,
मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, कहाँ का राजा? मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, यानी कि पूरी दुनिया को वह क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। आपको देखना है व्यास नदी कहाँ से कहाँ की ओर बहती है। ठीक, पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो उसके सिपाही क्या थे? उसके सिपाही डर गए भाई हमारी मगध की सेना से। उसके बाद देखें इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है, ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। किसके नजदीक? मगध के नजदीक। जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। ठीक, एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। एक अलग प्रकार की कोई शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते थे? गढ़ कहते थे या फिर संघ कहते थे। ठीक, तो गढ़ या संघ का मतलब हम लोग देख लेते हैं। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। जहाँ कई सदस्य हैं उसको क्या कहा, समूह को क्या कहा जाता था? गढ़ कहा जाता था। और संघ एक प्रकार का क्या था? संगठन या सभा थी। ठीक, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उसके बाद आगे हम लोग देखें कौन कौन नहीं ले सकते थे? स्त्रियां, दास और कम्मकार मतलब जो मजदूर वर्ग थे वह इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर जैन, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 6 में, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, यानी कि बौद्ध साहित्य में संघ के जो हमारा जीवन था, संघ का जीवन था, उसका एक बहुत ही अच्छा वर्णन हम लोगों को, सजीव वर्णन हम लोगों को मिल जाता है किसमें? बौद्ध साहित्य में। और बौद्ध ग्रंथ आपको पता होगा कौन कौन से हैं? 3 पिटक हैं, उनको त्रिपिटक बोलते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आगे देखें वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। किससे? दिग्ग निकाय से लिया गया। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, दिग्ग निकाय। ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है फैक्चुअल चीज है, ये आपको ध्यान रखनी। वज्जी संघ का वर्णन किसमें? दिग्ग निकाय में है। और दिग्ग निकाय किसका है? बौद्ध ग्रंथ का है। ठीक है, उसके बाद देखें अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। उसके अलावा बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये उन्होंने सलाह दी। किसने? बुद्ध ने। आगे हम लोग देखें वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ये भी कहा। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। उसके बाद विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक ये क्या करेंगे? तरक्की करेंगे। ठीक, वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था?
कम से कम 3 अंतर बताने हैं, ये आपका काम है। उसके बाद कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और इनके बारे में हमको कहाँ पढ़ना है? चैप्टर 10 में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। उसके बाद देखें अन्यत्र। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढना है आपको। उसके बाद लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी कि जो नौकर नहीं थे, उनको क्या थी? पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। 30 साल से ऊपर के पुरुषों को। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए जो है साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी वह सभा। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। लॉटरी द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती थी, एक प्रकार से तुक्का, या वो समझ ले, नहीं तुक्का होता है या जुआ टाइप का, कि चलो कौन बनता है, इस प्रकार से। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था, ठीक। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ये आपको सोचना है इस बारे में। उसके बाद ये हुआ हम लोगों का चैप्टर खत्म, ठीक। तो 5वां चैप्टर हम लोग खत्म हुआ, और ये जो चीज है ये आप लोगों को अपने हिसाब से इसके बारे में सोचना है। मतलब देखिए, जितना इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे, इतिहास को पढ़ने का तरीका यही है कि आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना है, कैसे क्या हुआ करता था, क्या चीजें कैसे होती थी, क्या नहीं होता था। इस प्रकार से अपने मन से एक प्रकार से सोचना है, बौद्धिक जुगाली करनी है, ठीक। तो तब उतना मतलब इतिहास जो है अच्छे से समझ में आता है। केवल फैक्ट रटना या कहानी पता होना ही इतिहास नहीं है। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना और समझने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें बताई गई होती हैं, जिसे हम और कुछ उसमें जो है सोच के विचार करके उसको और अच्छे से समझ के आने वाले समय के लिए भी उसको जो है अपना सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ताकि हम उसमें जो हमारे ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो गलतियां हुई हैं या जो अच्छी चीजें हुई हैं, और जो आज का जो समय है वह कहीं ना कहीं इतिहास से ही निकल के आया है। तो हमें इतिहास को अच्छे से समझने की और सोचने की उसके बारे में जरूरत है, ठीक है। तो जो इसमें बीच बीच में क्वेश्चन आपने देखा होगा दिए रहते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसके बारे में आप सोचना है आपको खुद, ठीक। इसके लिए आपको किसी टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको बस चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। जो मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, सुना, तो आपको सुन लेना है अच्छे से। और जो है इसके बारे में जो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको वीडियो स्टॉप करके उसके बारे में खुद से सोचना है, ठीक। तो इस तरीके से आपकी जो आप अगर पढ़ोगे तो आपकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा जो है मजबूत होती चली जाएगी, बेसिक्स है, ठीक। आप फैक्ट के पीछे और जो कॉन्सेप्ट के पीछे इतना वो मत भागो, आपको बस अच्छे से चीजें समझनी है, ताकि उसके ऊपर आपको सोच सको और अपने अपने विचारों के आधार पे उसको उस पर किसी निर्णय पे पहुंच सको, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीका होता है इतिहास को पढ़ने का, ठीक। केवल फैक्ट वगैरह रटना नहीं है, फैक्ट तो उससे जुड़ते हुए चले जाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर चीज पता होगी, ठीक। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।